सिविल सर्विसेज जब मैंने दिया था, स्टार्टेड गिविंग सिविल सर्विसेज इन 98, कहते से फादर उसकी नौकरी लगी बैंक पीओ में और क्या करना चाहिए, मैंने कहा नौकरी छोड़ो। हम सब में अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन हमारा आसपास का समाज इतना वॉयलेंट होता है कि वो अच्छाई को आने नहीं देता है। असम का समाज अच्छाई की रिस्पेक्ट करता है, जो आपको रेयर मिलता है। जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे ही था, एक बैग, कुर्ता, पैंट, बोलो इधर चलता उधर, और एक जेल थी, आई हैड टू मेक अ डेंट, उसके अंदर ही वही जज्बा था, यहाँ से क्यों नहीं। मुझे तो कोट बहुत अच्छा लगता है स्मार्ट पॉलिटिशियन का, अ पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, अ स्टेट्समैन थिंक फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इंटायर हिस्ट्री टूट जाती है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजगौरव है। कहते हैं कि जब दो लोग साथ में बैठकर बातें करते हैं ना, तो उससे किसी नई चीज का सृजन होता है। और आज हमारे साथ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के जो फैकल्टी मेंबर्स अभी प्रेजेंट हैं, तो हम सारे लोग आज मिलकर न सिर्फ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बारे में, बल्कि स्टूडेंट के लाइफ में किस तरह से वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे वो डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन बाकी सब्जेक्ट्स को सिर्फ किताबी पर्पस से, सिर्फ रटने के पर्पस से ना पढ़ते हुए सीख कर अपने जिंदगी में आत्मसात कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सिविल सर्वेंट बना सकते हैं। इन सारी चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपने सारे फैकल्टी मेंबर्स का, जो कि किसी परिचय के मोहताज है नहीं। फिर भी मैं एक बार शुरू करता हूँ। हमारे साथ प्रशांत कुमार मिश्रा सर है और हमारे गार्जियन के फॉर्म में प्रणव भारद्वाज सर हैं, जिनकी लेगेसी स्मार्ट फाउंडेशन और आज स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। उनके बगल में हमारे साथ आशीर्वाद सर हैं और साथ में सौरभ चौधरी सर हैं, जो कि आसाम इनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। एक अच्छी एजुकेशन एक्वायर करने के बाद इन्होंने ये चूज किया कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जो मेरी जॉब थी, मैं वो छोड़कर सिविल सर्विसेज का जो इनका एक्सपीरियंस है वो आसाम में अपने छोटे भाइयों बहनों के साथ, अपने यंगर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनके सपनों को एक नई उड़ान दे सके। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत ऐसे करते हैं। हम सब ने अलग अलग फील्ड्स में अपने ग्रेजुएशन, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अलग अलग फील्ड में अपने जो कहते हैं कि कैरियर की शुरुआत करी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने फील किया कि अगर एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे लॉयर बनते हैं, हम एक किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर काम करते हैं, तो हो सकता है हम लोग किसी एक डिपार्टमेंट में चेंज ला पाएंगे, और इसी इंटेंशन के साथ हम सबने काम करे थे। बट अगर हम टीचिंग के रोल में आते हैं, एक टीचर के रोल में आते हैं, तो उससे सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक पूरे बेहतर समाज का निर्माण होता है। इसी पर्पस के साथ हम सबने स्टार्ट किया था ये टीचिंग का कैरियर, इस सफर स्टार्ट किया था। मैं सबसे पहले प्रणव सर से पूछना चाहता हूं कि सर, ये जो पूरा सफर रहा टीचिंग का, जो अभी भी चल रहा है आपका, आपने गुवाहाटी असम में 2009-10 के टाइम में, जब काफी कम ऐसे स्टूडेंट्स थे, काफी कम लोग थे जो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते भी काफी कम थे, आपने उस समय में यहाँ पर स्टूडेंट्स को ना सिर्फ मोटिवेट किया, उनको जागरूक किया कि वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशंस को ना सिर्फ क्लियर करने की सोचे, बल्कि क्लियर करने के बाद आज जैसे आपके स्टूडेंट्स मेघालय में, मध्य प्रदेश में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में सर्व कर रहे हैं, तो उनमें ऐसे क्या चेंजेस आप लेकर आए थे सर? क्या आपको लगा कि आपने टीचिंग एक्सपीरियंस से आपने वो चेंजेस उनमें इंक्लूड किए? गौरव, सिविल सर्विसेज जब मैंने दिया था, स्टार्टेड गिविंग सिविल सर्विसेज इन 97 में सोचा था, 98 मेरा पहला टाइम था। और जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया तो मुझे लगा यार, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, समथिंग वेरी सैक्रोसेंट विदाउट करप्शन, और एक वो चीज है जो रेगुलर है, और कुछ ऐसा है इसमें जो क्वालिटी टच करेगा वो इस काम को कर सकता है। हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। मुझे आज भी ध्यान है, मेरा पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था वो ये आया था कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस 1937 के इलेक्शन में कैसी थी। ऑप्शन दिए थे पुअर, वेरी पुअर, एवरेज और गुड। सॉरी, मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक। अब उस क्वेश्चन को समित सरकार में काफी डिटेल में मेरा पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं कॉम्युनल पॉलिटिक्स और ये सारी चीजों में शुरू से इंटरेस्टेड था, क्योंकि मेरी बेल्ट है वैसे। तो दैट वाज एक्सट्रीमली पुअर, लेकिन जितने बच्चे जब बाहर निकले उन्होंने कहा कि वाज पुअर। मैंने कहा ये कितना दिमाग से खेल रहा है प्रीलिम्स का पेपर,
वो बच्चे को ट्रैक कर रहा है, वो सोच रहा है कि हम उसको क्लोज ऑप्शन में फंसाते हैं एंड लेट अस सी अगर उसको क्लैरिटी है तो इज ट्रू, अगर उससे क्लैरिटी नहीं है तो वो आंसर, उन दोनों ऑप्शंस का पेपर हुआ। ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन थे जिन्होंने हिट किया और ये जस्टिफाई किया कि मेहनत हो रही है। इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैं बहुत छोटे टाउन से आता हूँ और फैसिलिटीज कुछ भी नहीं थी और एक आप समझो 98 में आप समझ सकते हो इंटरनेट भी नहीं आया था और बुक्स कहीं कहीं अवेलेबल होती थी और जिनके पास थी वो अपने आप में सोचते पता नहीं क्या है और सीट्स बहुत कम थी। जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था तो ऑल ओवर इंडिया 4800 बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, इतनी सीट्स कम थी। तो इट वाज लाइक कि जब घर में पता चला कि प्रीलिम्स हो गया है तो वही खुशी का माहौल था, बाकी तो बात छोड़ दो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन तो मुझे हमेशा लगता था कि समथिंग ऐसा है जो एक सिनेरियो बदलता है, समाज को बदलता है, बच्चों को बदलता है, माँ बाप को बदलता है, आपके आसपास के लोगों के ओपिनियन को बदलता है और एडवर्स सिचुएशन निकालो तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा आता है। बस तभी से मन में था रिजल्ट निकालना है, खुद का नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब इतनी मेहनत करने की औरों का निकालना है और यही करना है, बाकी कुछ नहीं है। बैंक भी हो, बाकी कोई किसी कॉम्पिटिशन को आप नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया, मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा वहां मैं झूठ बोलूंगा, ये सबसे ज्यादा सच और साफ चीज है। इट वाज लाइक तालिबानी है टेकिंग दैट। और उसके बाद उसी खोज में एक सफर शुरू हुआ, जो सफर मेरा गुवाहाटी आके पूरा हुआ। गुवाहाटी में, असम में मैं बताऊं, इसने मुझे बहुत बदला 10 इयर्स में। मतलब आई एम ग्रेटली, मतलब आप कहो कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने अपना समय यहाँ बिताया। उसका कारण है 2-3 चीजें। हम सब में अच्छाइयाँ होती हैं लेकिन हमारा आसपास का समाज इतना वॉयलेंट होता है कि वो अच्छाई को आने नहीं देता है। असम का समाज अच्छाई की रिस्पेक्ट करता है जो आपको रेयर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स का जो रेफरेंस है यहाँ अमेजिंग है, आपका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2008-2009 इट वाज लाइक टीचर इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब आपके प्रोफेशन को जो रिकॉग्निशन असम में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बच्चे आपकी सुनते हैं, बच्चों के घर में आप जाइए तो वहां पे मेडल्स रखे होते हैं जो अचीव करे होते हैं, आर्टिफैक्ट्स में रखे होते हैं ड्राइंग में। तो पढ़ाई को लेकर जो क्रेज था, जो सम्मान था ना, इस चीज ने मुझे एब्जॉर्ब कर लिया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, बच्चे नहीं मिले, बच्चे एम्बिशियस नहीं थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको ये नहीं लगता था कि भाई हमें ये करना चाहिए, ठीक, क्या ये अचीवेबल है, और जो कर सकते थे वो बाहर चले जाते थे, यहाँ रुकते ही नहीं थे। अब सेमिनार्स किए, सेशंस किए, लोगों ने तारीफ करी, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे प्रैक्टिकली स्पीकिंग। 2-3 साल ऐसे ही रहा। इन ग्रेजुअली वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे 3 साल हमने रिजल्ट का इंतजार किया, डेस्परेटली वेट किया, बस उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक। एक बार ट्रस्ट आया, मुझे ध्यान है, लेकिन वो दौर बहुत अच्छा था। वो ऐसा था जैसे हम एक लैब में हैं और कोई चीज का रिसर्च कर रहे हैं, ना इसमें हम टाइम देख रहे हैं, ना हम इसमें जगह देख रहे हैं, ना हम किसी चीज से डर रहे हैं। उन दोनों डेस्कटॉप हुआ करते थे, लैपटॉप इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो डेस्कटॉप ही रखा हुआ था, वो सारे दिन डेस्कटॉप ही चलता रहता था। तो बहुत ही, मतलब अब हिंडसाइड पे सोचता हूँ तो बहुत ही अच्छा था। फिर एक बार जब चेन बनी तो बनती चली गई। बहुत एम्बिशियस बच्चे मिले, पढ़े लिखे मिले, कल्चरली साउंड मिले, डेडिकेटेड मिले, इंजीनियर्स मेनली। आई लव द इंजीनियर्स, अभी सारे इंजीनियर्स मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं। तो दैट वाज अ वंडरफुल स्टोरी, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर, आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपने स्मार्ट तरीके से किया, स्मार्ट फाउंडेशन के तहत आज स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के रूप में सबके सामने, वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम सबके इंस्पिरेशन है। हम सब आपको उसी तरह देखते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आशीर्वाद सर से कि आशीर्वाद सर, आप इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी, आसाम में पढ़ा भी रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक समय ऐसा था जब इंडिया का ये हिस्सा कुछ चैलेंजेस के लिए जाना जाता था, जिसको हम लोग सिविल सर्विसेज के सिलेबस की बात करें, हमारे स्टूडेंट वो बेहतर समझ पाएंगे, हम उसको इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज बोलते हैं। आपने खुद इंटरनल सिक्योरिटी पे बुक लिखी है, आप उसके ऑथर हैं। आपने क्या चेंजेस महसूस किए हैं पिछले कुछ सालों में जब से आप यहाँ पर एज ए टीचर? आई थिंक परसेप्शन और रियलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे घर में बताया मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, मैं गुवाहाटी, घर वालों को लगा देयर इज समथिंग डिफरेंट। मैं आया यहाँ पे, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इट्स लाइक कोई भी नॉर्मल जो टियर 2 सिटीज हैं या टियर 1 सिटीज भी, नॉर्दर्न इंडिया की, बनारस हो गया, पटना हो गया, तो ऐसी ही सिटी है। कल्चरली बहुत साउंड है, लोग थोड़े सिंपल हैं, शायद बहुत ज्यादा सच्चे लोग हैं, सच बोलते हैं, सच में यकीन रखते हैं।
और वैसा कुछ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस तो देखिए वेरी क्लियर, हर सोसाइटी के अपने अपने चैलेंजेस होती हैं। या यूपी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी चले जाओ, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चैलेंज आपको मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस यहाँ पे थी। एक्सट्रीमिज्म एक टाइम पे बहुत हाई था। गवर्नमेंट ने एक बहुत टारगेटेड अप्रोच रखा, एक डेमोक्रेटिक वे भी रखा, एट द सेम टाइम जो शार्प टॉक्स करने चाहिए थे, एज वेल एज जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एफर्ट्स होने चाहिए थे, डेडिकेटेड एफर्ट्स, जोन वाइज बना के काउंटर किया गया, ग्रुप्स वाइज को काउंटर किया गया। गवर्नमेंट का वो एफर्ट भी सक्सेसफुल रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं फैक्टर मानता हूँ वो ये है कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। वायलेंस एज अ मीन सोसाइटी जिस दिन एक्सेप्ट करना बंद कर देती है, वो फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ से किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात है। बिल्कुल, अभी आपने अपने जवाब में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दे दिए जो स्टूडेंट्स आंसर में नहीं कुछ कर सकते हैं, वो भी है। और एकदम सही बात आपने बोली कि यहाँ पे स्टूडेंट्स में वो सच्चाई दिखी, जो परसेप्शन है। अब जो टाइम मैंने नागालैंड में स्टूडेंट्स के बीच में बिताया, तो ऐसा कुछ भी जो परसेप्शन एक अलग इंडिया के बाकी हिस्से में बन रखा है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पर मेहनती हैं, सच्चे हैं, बस उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है, और वही हमारा इंटेंशन है जिसके लिए हम लोग सब साथ में जुड़े। और जहां तक हम बात करें कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन हम करते हैं कि अलग अलग इंडिया का पार्ट है, प्रशांत सर आपने कोटा राजस्थान के एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन के साथ अपनी टीचिंग कैरियर की शुरुआत करी थी। तो इंडिया का वो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, और आप आज इंडिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में बैठे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किए इस टीचिंग जर्नी में जो ज्योग्राफिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था? जब मैं पढ़ा रहा था कोटा में, जो कि कोटा में सारे जगह से स्टूडेंट आते थे पढ़ने के, तो मेरे पास ऑलरेडी असम के और बाकी नॉर्थ ईस्ट प्लेसेस के भी और हिमाचल के भी स्टूडेंट तब भी पढ़ा करते थे। तो उस समय एक पूरा डाइवर्सिटी थोड़ा ज्यादा फील होता था। नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट भी हैं, साउथ इंडिया से ऑब्वियसली लिमिटेड स्टूडेंट थे, कम स्टूडेंट थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी काफी स्टूडेंट पढ़ते थे। यहाँ पे वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ज्यादा दिखता है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या पर्टिकुलर कल्चर है वो ज्यादा निकल के सामने आता है, तो वो होमोजेनियस क्राउड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ सर, एक और बात, हम सब इंजीनियर्स हैं, ये सही है, हम सब कोटा में हैं। अच्छा, कुछ एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बताऊं ना आपको, वो देख के जिस तरीके की आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो वीडियोस हैं, जो डेडिकेशन, जिस तरीके से काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हाँ अमेजिंग है। कोई ताकत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम उसको पैन इंडिया का हब बनाएंगे, ये बनेगा। बिल्कुल सर, बनाएंगे। यहाँ वो पूरी कैपेबिलिटी है और यही हमारा पर्पस है। मैंने दिल्ली में इंस्टीट्यूट देखे, मैंने वहाँ भी पढ़ाया है, मैंने करीब कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो मैं जानता हूँ अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाया है। भाई यहाँ आने से पहले मैंने आपका जो टायर 2 सिटी सेंटर्स उन पे भी पढ़ाया है, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स वो भी लेकर भी पढ़ाया है। तो वो इंटेंसिटी, वो ग्रेविटी, वो कमिटमेंट रिजल्ट को लेकर देखने को मिलता है, अमेजिंग है सब लोग, बहुत ही अच्छा लगता है। तब इट्स गुड। एक और बात, ये तो कोटा वाला फैक्टर हो गया सर। आपने कैरियर प्लस में कब पढ़ाया था? मैंने कैरियर प्लस में पढ़ाया है आई थिंक सो 2005-06 के आसपास। मैं 17, 18, 19 पढ़ाया था। अच्छा सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप 25 साल से ऊपर हो गए आपको सिविल सर्विसेज जर्नी में पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, तो 15-20 साल पहले अगर मैं जाता हूँ, उस समय का जो एग्जाम पैटर्न था, खासकर मैं एग्जाम पैटर्न से बहुत ज्यादा एसोसिएट नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका और अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्या ये चेंज हुआ है? अरे क्या तैयारी में चेंज हुआ है? मैं इंटरव्यू तैयारी करवा रहा था किसी को, किसको क्या सत्यनाम से शायद बात हो रही थी। तो 2011 की बात है। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार जोर शोर से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रही थी, और वो नैरेटिव अपनी पीक पर था, और मुझे भी लगता था कि इंडिया में नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आनी चाहिए। फिर 2015-16 में फिर किसी से बात हो रही थी, तब तक इकोनॉमी का थ्रेशोल्ड बदल चुका था, हम लोग स्किल बेस्ड इकोनॉमी तरफ निकल गए थे। मैंने कहा तो सारे आंसर चेंज करवा देंगे हमारे। दूसरी बात ये है कि यूपीएससी हर साल कुछ नया करता है। बिल्कुल है। इस पेपर की खासियत ही यही है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, एपीएससी अगर आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, यू हिट द बॉल एट द सेम स्पॉट लाइक अ मैकरा एंड गोज ऑन द सेम वे, बट यूपीएससी कहता नहीं, इस बार कुछ और चाहिए मुझे। और वो चीज जो है, इसका यही डायनामिज्म मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब इट रिक्रिस्टेड यू एवरी टाइम यू मेट यूपीएससी। इससे मतलब जो है ना, रिफ्रेशिंग, कोई भी आप ऐसे करके उठाओ,
यू गेट मेस्मराइज्ड टॉपिक्स। देखो जब मैंने सबसे अच्छा टॉपिक सुना था, यूपीएससी हमेशा ये स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि आप किताब के वो रट्टू तोते जिनको हम बोलते हैं, आप ऐसा नहीं बने, आप अपनी दुनिया से पूरी तरह परिचित हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे बीच में कि जो आपने जिन स्टूडेंट का नाम बताया सत्यकाम का, तो आप हमारे स्टूडेंट को बता सकते हैं कि उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बाद वो अभी कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में है? he was in IRS, शिलोंग पोस्टेड है। Okay. अभी शायद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। ओके, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और उनका जर्नी कैसा था? अरे सत्यकाम जैसा हो ही नहीं सकता कोई। सत्यकाम मतलब फ्लॉलेस। उस साल जिस साल उसने दिया था पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर आया था वो इतना गंदा आया था कि 2 घंटे बाद लोग इधर उधर देख रहे थे। और जो सेकंड पेपर था वो सत्यकाम की डीटीएफटी था, क्योंकि और मैंने आज बच्चों को भी बोला, मैं इसकी क्लास लेते वक्त कल उन्होंने पढ़ा था, मैंने बोला था उसको आसाम से बहुत प्यार है। मतलब मैंने देखे यहाँ पे खाटे खुमिया जो आप शब्द यूज करते हो, हाँ वो कोर में है। जब हमने उसका सेशन किया था सिलेक्शन के बाद, तो उसने स्टेज पे खड़ा होकर पहली बार लाइन यही बोली, मैं खाटे खुमिया हूँ। और उसका क्या है ना कि वो इतना नेचुरल ना, वो जो बिलीव करता है वही लिखता है। अब जैसे ट्रेडिशन टीकेटीएल पे कोई क्वेश्चन आ रहा है या आपका ये आ रहा है कि वो ग्रासरूट का आंसर लिखता था अपने आप, उसके आंसर में ग्रासरूट की महक आती है, वो आदमी भी ग्रासरूट है, मतलब जैसा वो है वैसे उसके आंसर है। उसने नॉर्थ ईस्ट के कई एग्जांपल्स को, कोई दिखावा नहीं है, और वैसे लोगों का एग्जामिनेशन में सिलेक्शन या कहीं भी उनको कोई रोक नहीं सकता है। आप कहते हैं ना असम में बच्चे सत्यकाम जैसे होते हैं, मतलब प्लेन सिंपल व्हाट दे बिलीव। हमें कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया वो काम नहीं करना। हमें जिस परिवेश में हम बड़े हुए हैं उसी परिवेश में बिलीव करते वही आंसर्स लिखने हैं और हमें आंसर्स मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। आपको बताऊं एक चीज ऐड करूंगा गौरव, और ये सभी बच्चों के लिए है। असम अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें हर तरीके के चैलेंजेस है, और जिसका क्लाइमेटिक चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको सबसे ज्यादा होने वाला है। हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो उस तरीके से उस चीज को देख सके। बिल्कुल सर, और उन सारे चैलेंजेस को झेलते हुए, जैसे अभी भी असम के कई डिस्ट्रिक्ट्स फ्लड अफेक्टेड हैं, तो फ्लड से और बाकी सारे चैलेंजेस से झेलते हुए, जैसे पहले कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी थे बॉर्डर स्टेट्स के होने की वजह से, फिर भी लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से अपना एक अलग मुकाम पाया है। तो हम उसी के साथ सौरभ सर पे जाना चाहते हैं। सौरभ सर, आपकी जन्मभूमि भी रही है, आपने यहाँ से अपनी पढ़ाई भी पूरी की, स्कूलिंग किया, कॉलेज भी यहाँ से किया, तो आपने वो दोनों एरिया देखे हैं। आपने पहले एक स्टूडेंट के फॉर्म में आसाम में रहकर आपकी अपनी पढ़ाई करी, और आज आप एक टीचर हैं, आज एक शिक्षक हैं। तो आप क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे चेंजेस आने चाहिए? सर मैं जो देखता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में रहा हूँ, मैं बचपन से उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, कैसे हैं कितने सारे, और ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह से गुवाहाटी में ही पढ़ के मैं उसके बाद एजुकेशन लेके यहाँ से मैं निकल गया हूँ। मैं पूरा आसाम घुमा हुआ हूँ, हर जगह से मैं पढ़ा हूँ। तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, बहुत आर्टिस्टिक है लोग, बहुत आर्टिस्टिक है, और ये एग्जाम आपको एक आर्टिस्टिक डिमांड करता है कि आप आंसर भी लिखें तो एक फॉर्म में, और ऐसा नहीं है कि सेट है कि आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, हर का अपना अपना तरीका होता है। यू हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट। तो हर कोई यहाँ पे आर्टिस्ट है, और जब मैं उनके बीच था तो ये मैंने देखा, तो तब मुझे लगा ये वाला चीज की, और वो चीज उनमें ये प्रॉब्लम है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो एक आर्टिस्ट है सही में। और एज ए टीचर अभी मैं वो बिलीव करता हूँ कि अभी जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो आई वांट टू सी, मतलब वहां पे मैं जानता हूं कि उनके बीच में वो आर्टिस्ट है, सो आई जस्ट वांट टू गिव दैट अ राइट पाथ। बिल्कुल, ताकि उनका जो यूनिकनेस है वो यूनिकनेस निकल कर आए। और एकदम सही बात है, जैसे आपने बोला कि मैं सिर्फ गुवाहाटी में नहीं था, आसाम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा था, पढ़ाई कर रही थी, तो एकदम सही बात है। जब हम घरों से निकलते हैं, हम सब लोग आज घरों से निकल कर यहाँ आए हैं, तो जो राम थे हम उनके लाइफ से भी सीख सकते हैं कि उनको अपना राजधान छोड़ के निकलना पड़ा था वनवास पे, और वो उनके लिए एक नई सफर की शुरुआत थी। निकले थे युवराज राम के फॉर्म से और लौट कर आए थे महाराजा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने ट्राइबल्स को अपने साथ लिया। जो एनिमल्स थे, अब जो वानर थे या ऋषि थे, वो एनिमल्स ही थे, उन्होंने उनको भी अपने साथ लेकर एक सबसे बड़ी फौज को हराई थी। तो घर से बाहर निकलकर हम बेटर बनते हैं, चाहे सर वो महात्मा गांधी थे। अब महात्मा गांधी बीच में आ गए हैं, और आपकी बातों से मतलब मैंने हमेशा सीखा, जो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, कि महात्मा गांधी ने हमेशा लीडरशिप जो है वो उन्होंने दूसरों को ऑर्डर देकर नहीं सिखाई। कई ऐसे लोग होते हैं जो बॉस तो बन जाते हैं, वैसे हम लोग अपने आसपास अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी अपने एम्प्लॉयर में देखते हैं, बॉस बन जाते हैं बट लीडर नहीं बन पाते हैं। वो एक बात मुझे लगी कि महात्मा गांधी में लीडरशिप क्वालिटी थी, वो हमेशा उन्होंने एग्जांपल्स लीड किया। सबसे प्यारी आप कुछ सबसे प्यारी बात ये है, अगर महात्मा गांधी की बात करें, सभी लोगों का फेवरेट टॉपिक है, द एथिक्स की इंपॉर्टेंस इंडियन कल्चर में। और एथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है
कि मेरे और आप में अंतर नहीं है, मैं और तुम का भेद नहीं, बिल्कुल कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, कोई पावरफुल नहीं कोई वीक नहीं, कोई राजा नहीं कोई रंक नहीं। तो तरीका ये है कि भाई आप और हम मतलब फर्क नहीं है। अगर पीड़ा हम नहीं जानते, मतलब अगर हम उस तरीके से भाव नहीं रखते, बच्चा पेपर दे रहा है, हम एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं जा रहे हैं, बाकी तो उसकी पूरी जर्नी में उसके साथ खड़े हुए हैं। आप मैं बताऊं आपको, मतलब वो लगेगा कि बच्चे पेपर देने आते थे जब प्रीलिम्स होता था उस समय मैं बता रहा हूं, मैं सेंटर बाहर ही खड़ा रहता था, सेंटर तक छोड़ के आना, क्योंकि आप देखोगे अपना पहला तरीका है, माँ बाप बच्चों को छोड़ के स्कूल आते हैं फिर वापस जाते हैं, वो सेम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है उनको वैसे ही गेट करेंगे। तो ये एक बहुत खूबसूरत एस्पेक्ट। और गांधी की जहां तक बात है, हम लोग अपने एथिक्स पे स्ट्रांग हैं, हमें लगता है कि वी कैन डू इट, तो इट विल हैपन, नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप। रिजल्ट तो निकाला जाएगा, आता ही है रिजल्ट, और आए नहीं क्या ऐसे खूब आए हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं। बस स्ट्रांग ये है, वी हैव टू सर्व द सोसाइटी, वी वांट टू गिव बेटर व्हाट यू कॉल सिविल सर्विस टू द सोसाइटी, वी वांट टू मेक अ चेंज एंड दैट वी विल डू। सर एक बार आप जो यूपीएससी के रैंकर्स रहे, आपने जो असम में स्मार्ट फाउंडेशन के अंदर जो आपने, मैं तो कहता हूँ रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड आल्सो, क्योंकि मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो भी बच्चे आते हैं वो रॉ ही होते हैं, जब तक रैंक्स बता सकते हैं। रैंक्स में हम लोगों ने दो तरीके का, आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया सिस्टम, आप यकीन नहीं मानोगे 2008 2010 में वी स्टार्टेड विद ई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। इट वाज नॉट, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इट वाज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, इट वाज ई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। सही। और टारगेट क्या रखा, अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, टारगेट रखा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जो कैंडिडेट परफॉर्म कर सकता है वो कर सकता, उसके लिए कंटेंट जनरेट किया। वी क्रिएटेड अ कंटेंट व्हिच हैज गॉट अ निश इन इट। अब तैयारी शुरू हुई, कंटेंट शुरू हुआ, कंटेंट बना तो कंटेंट डिलीवर भी हुआ, जो साथ में बच्चे थे उनको इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने उसमें काम भी किया। फर्स्ट ईयर हर्षिका सिंह स्कोर्ड 600 समथिंग रैंक, नेक्स्ट ईयर व्हेन शी गिव द पेपर शी स्कोर्ड 8th रैंक। क्या बड़ा जी आपके गाइडेंस है। और इग्नोर मैंने शर्ट लगाई थी में ऑल इंडिया रैंक 8 लाना, यहाँ गुवाहाटी में पढ़कर आपकी ई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज सीख कर हर्षिका मैम का, तो दैट इज रियली कमेंडेबल। और हर्षिका आज तक आसाम में मैं बोलना चाहूंगा और ये क्लियरली बोलना चाहूंगा कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आसाम के किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ना भूत में ना प्रेजेंट में, और शायद भविष्य में हमारे अलावा और कोई दे भी नहीं सकते हैं, किसी ने नहीं। हर्षिका मैं बोल सकता हर्षिका गुवाहाटी आई थी, शी केम गुवाहाटी विद हर पेरेंट्स, और जब वो एयरपोर्ट पे उतरी, हमारे यहाँ पूरब में प्रथा है पैर छूने की, अब उसकी हाइट है 5'10", एंड व्हेन शी केम, अभी मुझे गूज़बम्प फील हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो वहां स्टेयरकेस से नीचे आ रही है, एंड 8th रैंक वाज इन गुवाहाटी। मतलब मैं बैंक सर जो फाउंडर हैं, दिनेश सर, बाकी लोग, मतलब वी आर मेस्मराइज्ड, वी फील जुबिलेंट विद आवर पेरेंट्स। उसने, मतलब उस समय वीडियो कॉल का चलन नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, लेकिन जब आप अच्छा करते हो, जब आप एथिकली सही करते हो, तो दुनिया के कोई किसी भी कोने में वो आपसे मिलने आता है। उसने सेशन किया, सेशन में उसने बेहतर जवाब दिए। शी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मनमोहन सिंह ने अपने उस पर, उन दिनों ट्विटर तो नहीं था, वो था पीआईडी की वेबसाइट होती है, उसने बकायदा कोट किया कि भाई मेरी कॉलेज से कोई है, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रो उसका सब्जेक्ट हुआ करता था, और दोनों में ही शी डिड वेरी वेल, जीएस शी डिड वेरी वेल, ऐसे और इंटरव्यू शी डिड वेरी वेल। दैट्स रियली इंप्रेसिव सर। आपने जैसा बोला कि अगर अच्छा, इसके बाद देखो सबसे सुंदर क्या हुआ, जब हर्षिका निकला, क्या जुबिलेशन था उस दिन सेंटर। इबू वाज लाइक मैवरिक, उसको लगा था पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट ईयर ही गॉट सिलेक्टेड। सर इबू सर के जैसे आप काफी चर्चा करते हैं, इबू सर के बारे में थोड़ा बताइए, उनका बैकग्राउंड, जैसे वो जालूपाड़ी से ही, जालूपाड़ी से रहने वाले हैं, और वो जब पहली बार आया था उसके लिए काउंसलिंग के लिए, he was very smart, active in the sense every engineer, he was very active and very smart, and उसको था मुझे सिविल सर्विसेज करना है। और उन दिनों शायद न्यूक्लियर डील के ऊपर काफी डिबेट चल रही थी ना, वो हाईजैक एंड ऑल दीस थिंग्स जो गोइंग ऑन। आया वो, तो मैं काउंसलिंग कर रहा था। काउंसलिंग में कभी बताता ही नहीं था कि यूपीएससी क्या करना है क्या नहीं करना। प्रीलिम्स का पेपर मैंने उसके सामने रखा, मैंने देखा क्या क्वेश्चन आया, सॉल्व कर दिया।
अच्छा, असम में खासियत है, अच्छे बच्चे आपने पेंटिंग का, जी। आर्ट्स का, अच्छे बच्चे क्विज में बहुत अच्छे होते हैं। जी सही बात। क्विज एक कल्चर है यहाँ पे, मेरी एरिया में नहीं है, ठीक है। डिबेट कंपटीशन कल्चर है यहाँ। तो he belonged to that genre actually. He was a debater and he was a quiz की, और ये आपका अमित बमन जो अभी APCS है, APS है, दे बोथ, ये अमित का तो मैं बताऊं, ये वो ही इज अ वेरी गुड स्टोरी राइटर। उसकी किताब, उसकी स्टोरीज वाज पब्लिश्ड विद अ वेरी फेमस राइटर, ये जो मसूरी में, क्या नाम उनका, ये अरे यार जो जंग उस पे फ्लोरा जंगलों पे लिखते हैं ना, क्या ये नाम ही सुना। नाम मतलब शक्ल याद आ रही है, नाम याद नहीं आ रहा। क्या बहुत पॉपुलर नेम है। सर बाद में बता चलो, दिया आपने दिया हाँ। उसको पेपर। सर एक पूछता, जैसे आपने ऑलरेडी बोला सर, आप हमारी इस इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी लीगेसी रही है कि हम लोग रैंकर्स प्रोड्यूस किए, आपके अंडर गाइडेंस में हम लोगों ने ऑलरेडी रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि अभी जो बच्चे आपको अभी देख रहे हैं, क्या वो सपना देख सकते हैं कि गुवाहाटी से टॉप 10 रैंकर लाएंगे? 100%। इनको मैं बता रहा हूँ ना, इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में स्कोर वाज नॉट वेरी गुड। मतलब वो जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे ही था, एक बैग, कुर्ता, पैंट, बोलो इधर चलता उधर, है ना, कुछ डांट दो तो कई सारे नोट्स अगले दिन, नहीं तो कुछ भी नहीं, और डिस्ट्रैक्शंस जो भी हो सकते हैं, बस एक जेल थी, जो भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। और एक जेल थी, आई हैड टू मेक अ डेंट। उसके अंदर एक वही जज्बा था, यहाँ से क्यों नहीं। और सर करके दिखाया यही, जैसे आपने पहले भी बताया कि जालूक वाली गुवाहाटी के रहने वाले बैंक की अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने मतलब आप सोचता हूँ तो डर लगता है अंदर से। आई वाज सिटिंग विद हिज फादर, लाइक फैमिली, मैं, मेरी वाइफ, उनके घर पे बैठे, लाइट नहीं थी, और घर बहुत सुंदर जगह, पैसिफिक है, मुझे बहुत पसंद है वो घर। और हम लोग बैठे बात कर रहे थे डिनर के बाद, और ऐसे ही जैसे परिवार में अपने माता पिता के साथ बैठता हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ था, एंड बात कर रहे थे। बोले प्रणव, मुझे जो है तू बता, इसका निकलेगा, 2 प्रीलिम्स फेल हो चुका था, 2 प्रीलिम्स नहीं हुए थे उसके, तो 4 अटेम्प्ट होते थे। हाँ 4 अटेम्प्ट होते थे, 2 प्रीलिम्स नहीं हुए थे उसके। तो कहता से फादर, उसकी नौकरी लगी बैंक पीओ में, और क्या करना चाहिए। मैंने कहा नौकरी छोड़ो, हो जाएगा सब। उठा क्या अंकल, उन्होंने छुड़वा दी। उन्होंने छुड़वा दी, उन्होंने लालच। उसके बाद उसका ACS में भी निकला था, वो भी छोड़ दिया। He didn't join. उनका लक्ष्य क्लियर था कि मुझे उसे He was damn confident. He was damn confident. और मेहनत, पता है एक बड़ा सुंदर कैसा बता रहा हूँ, उसने एक बार एसएमएस लिटरेचर एज सब्जेक्ट लिया, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं स्टूडेंट का बता रहा हूँ, टीचर स्टूडेंट रिलेशन का बता रहा हूँ आपको। आसाम में आपको कैसा बच्चा मिलता है, वो आया मेरे पास अपने नोट्स लेके, बोले ये रखे हुए हैं, बोले देखो इन्हें, मैं क्या समझूं, बोले काला अक्षर भैंस बना गढ़ मेरे लिए, मैं क्या समझूं, नहीं बोले आप कहते हैं अच्छे हैं, तो मैं मान लूंगा ये अच्छे हैं, आई विल पुट माय एफर्ट इन। मतलब इट वाज, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब आई हैड टीयर्स इन माय आईज व्हेन आई रिमेंबर एवरीथिंग, कोई टाइम नहीं, एंड जिद थी कि रिजल्ट निकालना है। राजकुमार दास लो, वो भी यहीं से निकल कर गया है, जिद थी निकालना है। अमित डिड वेल, आपका विश्वजीत दत्ता डिड वेल, वर्षा तालुकदार, वर्षा दास, हिमाश्री मतलब सबसे छोटी हमारे पूरे बैच में, सबसे पहले ACS, एंड शी वाज टॉपर इन ACS। मतलब और फैमिली इतनी लिटरेरी रिच, उसकी मम्मी से मैं जब भी बात करता था कि शी टॉक्स अबाउट लिटरेचर। वही सर, वही बात है कि आज हमारा ये साथ में बैठकर बात करना, हम इसको स्मार्ट टीचर्स फोरम बुला लें, स्मार्ट टीचर्स राउंड टेबल बुला लें, एक गपशप बुला लें, जो भी कहें, इसका यही पर्पस था ना, अपने स्टूडेंट्स को ये बात समझाना फिर से, जो समझते हैं बट उनके दिमाग में कुछ लोग कुछ अलग ही कहानी बनाते हैं कि ये नया है, ऐसे नहीं होगा। कोई नया नहीं है, ओनली इंस्टीट्यूशन, ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां से यूपीएससी के टॉप रैंकर्स निकले, एपीएससी के टॉप रैंकर्स निकले, आपने अकेले ने आपने ये संभव करके दिखाया था। अब तो आपके गाइडेंस में हम सारे लोग जुड़े हैं, और भी बाकी फैकल्टीज हैं जो हमारे साथ हैं, जो आज अभी इस वक्त पे प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो हम वो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपके लिए भी वही करके दिखाएंगे, बस वो जिद तुम भी अपने अंदर रखो। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट हैं जो ACS ऑलरेडी सेलेक्ट हुए या APSC की प्रिपरेशन कर चुके हैं 1-2 साल,
उनको उस एपीएससी से कितना और बिल्डअप करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, और एपीएससी का जो उनका जर्नी रहा प्रिपरेशन का या सिलेक्शन का, वो कितना उनको हेल्प करेगा यूपीएससी सेलेक्ट करने के लिए? पेपर दो वजह से निकलता है, एक तो लिखने से निकलता है, एक कवरेज से। ठीक, एपीएससी का जो पेपर है उसमें जो भी टॉपिक्स, वही जो अभी प्रशांत आपने कहा था, जब हम थोड़ी पहले बात कर रहे थे, आप लोग भी इस बात से एग्री करते हो, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं यूपीएससी सिलेबस उठाऊं और राइटिंग पे 3 कंटेम्पररी आंसर्स तैयार करूं तो क्या मेरा मेंस नहीं निकलेगा? आप मुझे ज्यादा उठाओ ना, बिल्कुल सर। उसमें डिसेंट्रलाइजेशन लिखा है, डिसेंट्रलाइजेशन पे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। Yes, sir. फाइंड फंक्शन फंक्शनल, बिल्कुल ठीक, ये ऐड आउट कर दो फंक्शनैलिटी हो गया तैयार, है ना? ग्लोबलाइजेशन पे आ जाओ भाई, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे आ जाओ, क्या पूछ लेगा भाई? कल्चर इंपैक्ट पूछेगा, इकोनॉमिक से इकोनॉमिक में पूछना है, सोशल पूछेगा ही पूछेगा इंपैक्ट, तब Yes. कहां फंसेगा वो? कल्चर हेटेरोजेनिटी में फंसेगा या कल्चर होमोजेनाइजेशन में फंसेगा? यस, इससे ऊपर क्या जाएगा? सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द रीजन जिसके चलते हम लोग क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और कुछ नहीं है। मतलब इट्स नॉट टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा एआई वगैरह नहीं लगाते या फ्यूचर नहीं देख सकते, वो बिल्डअप करते जाना, तुम्हारे प्रिपरेशन में वो काम हम लोग कर देते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि गाइडेंस जरूरी है बेटा। भाई गांधी में सबसे टफ क्वेश्चन क्या आ सकता है? अगर हम गैस करें उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता था या नहीं हो सकता था? इसके अलावा मुझे बता दो क्या सही बात है। स्ट्रेटजी के लिए इंटायर हिस्ट्री टूट जाती है। यही तो, आप कोई भी टॉप पॉलिटी में चले जाओ, ज्योग्राफी में आ जाओ, ज्योग्राफी में वेदर फेनोमेना में आप चले गए, ठीक है, अब तक वैल्यू पूछ रहा है आपसे, हमने मान लिया पूछ, अब क्या पूछेगा वो? अब आपसे पूछेगा कि भाई जो है ये जो इंडियन डाइपोल जो आईओडी है उसका इम्पैक्ट पूछ लेगा आपसे, या एल नीनो को आप कैसे मेजर करते हो, क्या करते हो, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता वो। तो एग्जामिनर का भी लिमिटेशन है, मतलब वो कितना ही यहाँ पे जाएगा वो। पेपर में आप हिस्ट्री को ले लो, आप सब्जेक्ट को, कहीं तो सब्जेक्ट टूटेगा भाई। बुद्धिज्म को अपनिषद से क्या रिश्ता है? जी, बन गया क्वेश्चन। बुद्धिज्म का भक्ति से क्या रिश्ता है? बन गया क्वेश्चन। और सबसे अच्छा है कि आप आर्कियोलॉजी वाले क्वेश्चन और जो रिसोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन उठा लो, पूरे नंबर उसमें। यही क्लैरिटी चाहिए सर आपको स्टूडेंट्स को। टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन की लिस्ट बना लो ना, जो हम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, यही करके हम उन्हें क्लास में सिखाते हैं। जैसे मैंने उनको अभी जब पहले में क्लास ले रहा था अभी यूपीएससी प्री के पहले, तो मैंने उनको बोला था कि देखो इस बार विमेन रिजर्वेशन की जो बात चल रही है लेजिस्लेचर में, तो इस पे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये पूछा जाएगा, ये गवर्नमेंट के भी प्लान में, उनके एजेंडे में, सोसाइटी की नीड है। और सर यूपीएससी प्री में वो क्वेश्चन आया, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो मेंस में पूछेगा, या इस बार पूछे या अगले साल पूछे, वो पक्का पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा। यही क्लैरिटी, यही डायरेक्शन स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। अब देखो ना, ये बुक ही बताता हूँ काउंसलिंग वाला क्वेश्चन कौन सा था। स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आ रहा था 2000 की बात, 2000 में क्वेश्चन आया था कि सन की लाइट सबसे पहली बार इंडियन कहां पे बैठे, काचलदीप, अंडमान निकोबार, वहां पे आई थी वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया स्टेट सर्विसेज में। यूपीएससी में कैसा आया, कौन सा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड? एग्जैक्टली। तो द पर्सन who lives UPSC, he know how to organic make a student to make student। अरे आपने आधे घंटे का पढ़ लिया, 15 मिनट का और पढ़ना है, कर लिया ना यार, मैंने तो कर ली ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर एक चीज मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप एपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आपको आसाम में स्पेसिफिक बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल पता है, ऐसे बाकी में डाल दो, आपको नहीं पता है। ऐसे में डाल दो। ऐसे में डल सकता है, एथिक्स में डल सकता है, गवर्नेंस में डल सकता है, हो गया काम। इतना प्लेथरा ऑफ जगह पे डलेगा, इंटरव्यू में उसका यूज कर सकते अरे हैं। और कुछ नहीं तो जो क्वेश्चन है उसमें जो कीवर्ड्स अंडरलाइन उसे इलैबोरेट कर दो। मैं कह रहा हूं इफ यू बिलोंग, मतलब यू कैन गेट अ रिजल्ट राउंड अबाउट 700 रैंक। और मैंने देखा था राजकुमार दास के साथ था, ही वाज डूइंग अ जॉब, टाइम नहीं है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में था, टाइम नहीं, कुछ नहीं, और जो है आता था, पढ़ता था, लेकिन उसकी जो समझ थी कि मुझे पेपर क्वेश्चन में से क्या निकाल के लिखना है, उससे बढ़िया मैंने किसी की देखी नहीं। अमरीश बोरा द ऐसे ही राइट्स, मतलब मैंने तो उनको ग्रो होते हुए देखा। विश्वजीत दत्ता, कितने नाम गिनाऊं, हिमाश्री, हेमा, अभी आज हम लोग बात कर रहे थे 5 सेंटेंस वर्ड फॉर्मूला, मैं कहता हूं हाँ सर। 5 वर्ड का एक सेंटेंस देखो, कुछ गलत नहीं होता। कहते हैं इंग्लिश प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सो एंड सो, खत्म। कोई लंबा लिखने में ज्यादा नंबर थोड़ी दे देगा तुम्हें वो। बिल्कुल नहीं। सोशियोलॉजी का पेपर थोड़ी है। जीएस के पेपर में आप लिख रहे हो कि जो है वो बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी इज द डायवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फुल स्टॉप। इट इज एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम, फुल स्टॉप।
किसी ने कहा तो लंबा सेंटेंस लिखो। यही सही बात। सिंपलिसिटी और क्लैरिटी से स्टूडेंट को समझाई नहीं जाती है अरे और कंफ्यूज डराते हैं। डराते हैं सर, बिल्कुल डराते हैं। मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है, ऑप्शनल्स कैसे सेलेक्ट करने हैं बेसिकली? देखो अब जो ऑप्शनल्स आ रहे हैं, अभी मैंने लास्ट पेपर्स देखे थे, उसमें क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे जो 2015 तक आ रहे थे प्रैक्टिकली। और अगर आपका बैकग्राउंड किसी कॉलेज में अच्छा है और आपने उस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप यूपीएससी का पेपर लाओ अभी का, 5-10 साल पुराना अभी का लाओ, जो आपने किताबें पढ़ी उन्हें रखो, मैच करो। अगर आप 60-70% सिलेबस वहां से कवर कर रहे हो तो वही ऑप्शन पिक करो। बिल्कुल सर। अब क्योंकि क्या इसमें पेपर? क्वेश्चन हाँ, अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उसमें आप 60% नंबर का तो लिख ही सकते हो ना, 60%, 40%, 50% लिख लोगे। नए सब्जेक्ट में 0 शुरू करना है, और अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप एक 1-to-1 इंटरेक्शन करो और एक एक्सपोजर लो। पहले अपने को इतना दसाओ, जीएसटी पेपर्स तैयार करो, फिर ऑप्शन के बारे में सोचना। बिल्कुल सही है सर। आज यही पर्पस था हमारा आज स्टूडेंट के साथ रूबरू होने का। इवन टाइम की कुछ लिमिटेशंस हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स तो चाह रहे होंगे जब तक ये एपिसोड पहुंचेगा कि हम बातें करते जाएं। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि जब भी रेगुलर इंटरवल्स पे जब भी मौका मिलेगा, हम 5 लोग बैठकर आपके बाकी जो टीचर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, रौनक सर को, निखिल सर को, या बाकी लोग भी, अगर 2 लोग ही हो पाए तो हम लोग आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, जहां क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं, एक इजी मैनर में आपके साथ बैठकर रूबरू होकर हम लोग सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, एक कोई मैसेज आप देना चाहते हो सर? अब बड़े हैं हमारे, आपसे ही हम कंक्लूड करवाएंगे। मुझे तो कोड बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट रोटेशन का। बिल्कुल। A politician thinks for the next election, a statesman thinks for the next generation. Straight है। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना उसको रीडू कर सकते हो करो, do revision as much as possible. We are here sitting with you to make you something good, contribute good in your life and country's life. Thank you. Bless you. थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।